गाइस दिस इज अल्तमस एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रस्तावना से है। आप इतना सब देख करके ये सब परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। अगले चंद मिनटों में ये सब चीज़ें आपकी ज़बान पे होंगी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे उतार रखी हैं। इससे ज़्यादा कहीं भी प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और अगले कुछ चंद मिनटों में ये सारी चीज़ें आपकी ज़बान पे होंगी, ये भी मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रस्तावना का टॉपिक है, जैसा अभी मैंने बताया। तो इससे थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है, जान लेना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, तो प्रस्तावना का जो विचार आया था, ठीक है, किसके दिमाग में आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको लेकर के कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए। पहला पॉइंट आपको याद करना है, फैक्ट टू फैक्ट सारी चीजें याद करनी है आपको। लेकर के कौन आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। कब आए? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। इसके 2 दिन बाद, ठीक है, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रियम्बल प्रस्तावना को क्या किया गया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट याद करने वाला ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद करने वाला ये हो गया 13 दिसंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो तीसरी बात आपको जो जाननी चाहिए वो बात ये है कि 22 जनवरी को, क्या चीज? 22 जनवरी 1947 को क्या कर ली गई थी? इसको स्वीकार कर लिया गया था। पहला पॉइंट पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। दूसरा पॉइंट 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। स्वीकार कब किया गया इसको? 22 जनवरी 1947 को। डेट याद कर लेना, हो सकता है फैक्ट में पूछ ले। ठीक है, फिर ये जो प्रियम्बल है, ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका विचार कहाँ से आया? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से इसको लिया गया? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको ये एक्स्ट्रा याद करने हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। स्वीकार कब किया गया इसको? 22 जनवरी 1947 को किया गया। ये पॉइंट याद हो गए आपको। अब प्रस्तावना जो है वो कहती क्या है? ठीक है, तो प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम और आप, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा बेटा? प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और फिर ये गणराज्य। कितने? 5 प्रकार की चीजें लिख रखी हैं यहाँ पे। S3DR से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। S3DR से कैसे? अभी बताता हूँ। ठीक है, S3DR का मतलब देखो, प्रभुत्व संपन्न का मतलब साफ साफ बस ये होता है कि अब हम लोग किसी के अधीन नहीं है। सिंपल सी बात, कम शब्दों में, हम लोग किसी के अधीन नहीं हैं। हम लोग अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए अपने आप में स्वयं में क्या है? सक्षम है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के किसी बाहरी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर दोस्तों समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब ये है कि ये देश कैसा होगा? समाजवादी संपन्न होगा। मतलब कि चाहे जिस जाति का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे उसका जैसा कलर हो, चाहे वो जैसा हो, महिला हो पुरुष हो, सबको उठा करके मुख्य धारा में लाया जाए। मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव की भावना ना हो। सब लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हो? एक समान हो, एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के समकक्ष हो। ऐसी व्यवस्था करने के लिए समाजवाद का वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया था। फिर पंथ निरपेक्ष क्या कहता है? पंथ निरपेक्ष कहता है कि भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, हम लोग मुस्लिम राष्ट्र हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि पाकिस्तान बोलता है कि हम लोग इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि वी आर द सेकुलर कंट्री। यहाँ पे क्या है? देश कहता है हमारा कोई संविधान धर्म नहीं है। देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपना स्वयं का धर्म है और उसको अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने, आचरण कर ले, और उपासना की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं नजर आता है। ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आया, समाजवादी समझ में आया। फिर पंथ निरपेक्ष। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक के बारे में। किसके बारे में बात कर ले? लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? मतलब अब हम लोग वोट दे करके अपने लीडर को चुनेंगे और एक
नियमित समय मतलब कि 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसके बाद अगर हमें वो व्यक्ति सही नहीं नजर आता है तो उसको दोबारा वोट दे करके हम लोग जिता भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे वोट देने का अधिकार मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, जनता का, जनता से, जनता के लिए। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब क्या है? चुनावी व्यवस्था है जहां पे हम लोग जनता को सारी शक्तियां होती हैं, जनता अपनी शक्तियां अपने मतदान के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को देती है और प्रतिनिधि क्या करता है? जनता के लोक कल्याणकारी में काम में लीन होता है। ठीक है, तो अब गण राज्य की मतलब क्या होगी? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, राजा वही बनेगा जो हकदार है। यही है ना सुपर 30 मूवी का कॉन्सेप्ट, तो वही चीज है। गणराज्य का मतलब क्या हुआ बाबू? गणराज्य का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वंशवाद व्यवस्था नहीं चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये 5 चीजें हैं, इनको आप S³ से याद कर सकते हो। S³ को कैसे? S एस से सोशलिस्ट हो गया, सोवरेन हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। ठीक है, आप 5 शब्द को ऐसे बना करके याद कर सकते हो एक फॉर्मूले के फॉर्म में, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रस्तावना क्या बोलती है? ठीक है, तो कहती है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को मतलब हम आपको, ठीक है, समस्त नागरिकों को कितनी प्रकार की व्यवस्था करती? 3 प्रकार के न्याय दिलाएगी। कितने प्रकार के न्याय दिलाएगी? 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। किस प्रकार के न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भी द्वेष भावना या फिर भेदभाव नहीं चलेगा। समाज में सभी लोग आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे और सभी चीजें समाज में सबको बराबरी से दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? हमें अच्छा देश को मजबूत करना है तो हमको सबको क्या करना होगा? आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। अब जब सबको आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा तो उसकी क्या करना होगा भैया? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी होगी। तो सबके लिए मुझे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मतलब सरकार को, स्टेट को क्या करना पड़ेगा? सबके लिए आर्थिक रूप से न्याय करना पड़ेगा, मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिले, पैसों में भी समानता हो जाए। राजनीतिक न्याय अभी भी जैसे देखते हैं कि हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें 33% महिलाओं के लिए क्या है? सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। लोकसभा में अभी भी उसके बारे में बिल पारित होना है। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? चाहे वो जिस भी जाति का हो, जिस धर्म का हो, चाहे जिस समुदाय से आता हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, राजनीतिक रूप से सबको क्या मिलेगा? बराबरी का न्याय मिलेगा। मतलब कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, ऐसा पूछा जाता है पेपर में, बोलता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि किन किन चीजों की व्यवस्था की गई है? ठीक है, उसमें से लिखता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फिर नीचे लिख देगा ये सभी। ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? ये सभी प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है, 3 प्रकार की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात होती है किसकी? प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब आपके अंदर कोई भी विचार आ रहा है, ठीक है, आप उस विचार को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के हित में हो, ना कि राष्ट्र के अहित में हो। ठीक है, विचार तो बहुत सारे आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसके बारे में बात कर लें बच्चों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब राइट टू स्पीच, बोलने की अधिकार। ठीक है, आज जो जितने भी प्रेस वाले लोग हैं, जो मीडिया के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो भी आकर के जो भी बातें करते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो या फिर किसी भी चीज को लेकर के हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो वहां पे कैसी व्यवस्था दे रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है। विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, आप विश्वास भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उनपे आराम से डिस्कस किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, जैसे मैंने भी बताया था, पंथ निरपेक्ष में बताया था ना कि राष्ट्र या फिर राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपने अनुसार उसको मान सकता है। ठीक है, बगैर किसी के दबाव। आजकल हो नहीं रहा कि रिलीजन चेंज कराया जा रहा है लोगों का। ठीक है, तो अगर ये है तो ये कानूनी रूप से क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि संविधान क्या कहता है? अपने मतानुसार, अपने अनुसार, अपनी विश्वास के अनुसार
अपनी स्वेच्छा के अनुसार चाहो जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अडॉप्ट कर लो, सरकार इसमें कोई भी आपत्ति नहीं जाहिर करेगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं उपासना। ठीक है, आपने धर्म को स्वीकार तो कर लिया, आप अपने उस धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों को कर सकते हैं। ठीक है, दान पात्र भी चला सकते हैं। सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करके दे रही है, आपको इसमें किसी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 3 प्रकार का न्याय हो गया, S3DR। ठीक है, इतनी व्यवस्थाएं हो गई कि हमारा संविधान क्या क्या व्यवस्था कर रहा है। आगे चलते हैं, फिर 2 प्रकार की समानता के बारे में बात कर रहा है। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा का मतलब यह है रिस्पेक्ट, गरिमा, ठीक है, डिग्निटी फुल ऑफ लाइफ। तो सबकी प्रतिष्ठा होती है, सबकी इज्जत होती है, तो सरकार कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगी या फिर जनता कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि एक दूसरे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। जैसे कि छुआछूत का अंत कर दिया सरकार ने। ठीक है, ऐसे क्या बताया जाता है कि जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, ठीक है, वो मतलब स्कैवेंजिंग का काम करते थे, ठीक है, साफ सफाई का काम करते थे, तो इससे क्या माना जाता था कि भाई ये अछूत हैं। ठीक है, उनको लोग अपने बगल में बिठाना पसंद नहीं करते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के सरकार ने एक लीगल राइट्स बनाया और उसको क्या डाला? उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया। क्या बनाया? एक मौलिक अधिकार बना दिया। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद संख्या 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद संख्या 226 के माध्यम से आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए मौलिक अधिकार में भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को करके दे रखा है। छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रतिष्ठा की क्या करेगी? बात करती जाती है। प्रतिष्ठा में सबको समान रूप से प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अवसर की समानता, अवसर की समानता का मतलब क्या है? चाहे वो जिस समुदाय का हो, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, सबको जॉब की क्या होगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको बराबरी से व्यवसाय करने की छूट रहेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें याद हो गई ना? तो 2 समानता के बारे में बात करता है। फिर क्या कहता है कि समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, वही आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 मौलिक अधिकारों का। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 21 में कह रखा है डिग्निटी फुल लाइफ जीने के बारे में बात करता है। ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, आप स्वच्छ भोजन खा रहे हैं, आप प्रदूषण रहित वायु में रह रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें क्या है? आपको एक डिग्निटी फुल लाइफ, जैसे शादी करने का अधिकार क्या है? एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। बात समझ रहे ना भाइयों? ठीक है, तो यहाँ पे गरिमा के बारे में बात करता है, राष्ट्र की एकता मतलब यूनिटी के बारे में बात करता है, अखंडता इंटेग्रिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कहता है बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या है? आपसी भाईचारा। ठीक है, ब्रदरहुड। ठीक है, आपस में जो रिलेशंस होने चाहिए। आप जरा सोच सकते हो, जरा दिमाग लगाइए कि इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं। ठीक है, जगह जगह पे यहाँ पे खान पीन बदल जाता है, जगह जगह पे बोली भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। डिस्पाइट हैविंग द ह्यूज डाइवर्सिटी वी आर लिविंग टुगेदर। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये बंधुत्व का भाई साहब है। ठीक है, और सरकार की ऐसी व्यवस्था, संविधान में ऐसी सिस्टम दे रखे हैं कि हम लोग आपस में एक पीसफुल मैटर करके, पीसफुल मोमेंट बना करके आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो आपसी भाईचारा जरूरी है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा बंधुत्व को खराब करने की कोशिश करते हैं, देश की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट अवॉइड देम। ठीक है, हमेशा प्रस्तावना का पालन करें। ठीक है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित या आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आई थिंक आपको ये सारी प्रस्तावना की बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं आई है, ठीक है, इसको दोबारा वीडियो को देखिए, वीडियो देखिए, ठीक है, पीछे करके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब दोस्तों बात तो हो गई इन सारी चीजों में। अब यहाँ पे की बात आती है कि देश की आजादी के बाद बहुत सारे वाद विवाद उत्पन्न हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रस्तावना की जो संवैधानिकता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इसको कितनी संवैधानिकता मिल रखी है। ठीक है, बहुत सारे केस हैं, उनको इसके बारे में आराम से बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में हमें लर्न करना ना, हमारा एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारी चीजें देखनी होंगी।
तो पहला केस होता है मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें कहा गया 1957 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर 1960 में बेरूबाड़ी का एक केस होता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान, ठीक, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका केस होता है। तो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उस दिन के बाद से स्वीकार कर लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर संशोधन किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है। उसमें से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, याद कर लेना। दूसरा शब्द कौन सा? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, याद कर लेना। तीसरा शब्द कौन सा? अखंडता। मतलब कि जो मूल संविधान था, जो संविधान ड्राफ्ट किया गया था, उस टाइम प्रस्तावना के अंतर्गत ये शब्द लिखे नहीं गए थे, इनको कोडिफाई नहीं किया गया था। इनको 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये 3 शब्दों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। ये वाली बात याद करने की बात आ गई। फिर दोस्तों 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो प्रस्तावना है ये क्या है? संविधान का एक भाग है। फिर SR बोम्मई, LIC ऑफ इंडिया, बहुत सारे केसेस को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोलैप्स किया और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको सबको कोलैप्स करके एक फैसला सुनाया और कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना कि संविधान का एक भाग है बल्कि एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग बोला गया, ठीक है। कब? 1994 में, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन सारी चीजों को बताया गया, ठीक है। फिर दोस्तों अब बात कर सकते हैं कि भैया कैन अमेंड और नॉट, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? जी हाँ, संशोधित किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप प्रस्तावना को संशोधित करते हैं, कर दीजिए, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर, क्या चीज? आधारभूत संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब आप अमेंडमेंट कर दो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी जान है, जो नींव है इसकी, आप उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, इसमें संशोधन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। कैसे? इसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान में कितने बार, संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने बार संशोधन किया गया? तो अभी तक की केवल एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। क्या किया गया था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना की जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, ठीक है, जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे जान सकते थे प्रस्तावना के बारे में, हम लोगों ने जान लिया और ये मोर रिलेवेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कट टू कट बात कर लीजिए, आप सारी चीजें लिखते भी चलिएगा। आज ये पहली क्लास है प्रस्तावना की, आगे भी सारी कंटिन्यू क्लास चलेंगी, ठीक है। तो पहली बात हम लोगों ने कहा प्रस्तावना, इसका विचार कहां से आया? अमेरिका से। लेकर के कौन आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर को। लागू, माना कब किया गया? ठीक है, इसको 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसको लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। साथ साथ में ये भी क्या हो गई थी? लागू हो गई थी, ठीक। कितने प्रकार की व्यवस्था? S3DR। S3DR का मतलब क्या है कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। कितने प्रकार की व्यवस्था करता है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। विचार की, ठीक है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। कितने प्रकार की समानता के बारे में बात करता है? 2 प्रकार की समानता के बारे